ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आयनिक इक्विलिब्रियम। आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में वन ऑफ द टफ चैप्टर्स जो आप सबको लगता है, आप सबके हिसाब से आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मो और इलेक्ट्रो, यही 3 टफ टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, जिसमें आयनिक सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा आयनिक ही परेशान करता है। ठीक है, थर्मो करता है, थर्मो आयनिक में है थोड़ा हटाई है, किसी को थर्मो किसी को आयनिक, इन तीनों में इजियर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस आपके कॉन्सेप्ट आपने शुरू में कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाया उस पे बेस्ड है, रिडॉक्स पे बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। खैर स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। 2 टर्म्स हैं, आयोनिक और इक्विलिब्रियम। आयोनिक मतलब समथिंग रिलेटेड विद आयंस, और इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड हो रहा है कोई चीज, जो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। मतलब आपको चेंज फील ना हो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, एक ऐसा स्टेट जब आपको फील ना हो कि चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं, एक्चुअली हो रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जितना भी होता है वो क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी और डी बन रहा है। हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ए और बी लगातार सी डी में कन्वर्ट हो रहा है और सी और डी भी लगातार ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको ए बी सी और डी किसी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। यानी मान लो सी का कोई पर्टिकुलर कलर है, सी मान लो पिंक कलर का कुछ है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद पिंक कलर की इंटेंसिटी ना बढ़ते हुए दिखेगी ना घटते हुए दिखेगी। तो ऐसा फील होगा कि सी का जितना बनना था वो बन चुका है, अब सी बन नहीं रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली सी का बनना रुक गया है? सी लगातार बन रहा है, लेकिन लगातार जितना बन रहा है उतना टूट भी रहा है, इसलिए सी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली ए बी सी डी चारों में से किसी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो क्या रिएक्शन रुका है? नहीं रुका है, लगातार चल रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चीजें लगातार हो रही हैं, फील नहीं आ रहा है कि कुछ हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड जाए तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ब्रॉड टर्म है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम ब्रॉड टर्म है। उसमें से एक छोटा सा सेक्शन वो आयनिक इक्विलिब्रियम है और उसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ब्रॉड वे में पढ़ लिया, पूरी जनरल बातें पढ़ ली। अब उसमें से आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको इन डेप्थ पढ़ना है आपको। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के एक सेक्शन में हम अंदर घुस रहे हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो नाम से लग रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है इसमें कहीं ना कहीं आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों साइड आयंस होंगे या किसी एक साइड आयंस होगा, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं बोलूं कि PCl5 टूटा, वी आर गेटिंग PCl3 प्लस Cl2, इज ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन? इक्विलिब्रियम तो है ना। कौन सा इक्विलिब्रियम है? केमिकल इक्विलिब्रियम। पर इसमें क्या लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी कोई आयंस है? नहीं है, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में इस रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है ना। अब मैं बोलूं CH3COOH से CH3COO माइनस का बनना और H प्लस का बनना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? केमिकल इक्विलिब्रियम तो है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ब्रॉड है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन में डबल साइडेड एरो लग गया मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम तो है। अब उस केमिकल इक्विलिब्रियम का एक स्पेसिफिक कुछ सेक्शन है जिसमें आयंस इक्विलिब्रियम में आ गए, सो दिस इज ऑल्सो आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों चीजें पढ़ सकते हैं, इसको हम स्पेसिफिकली डील करेंगे इन डिटेल इन आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ब्रॉड टर्म है, उसके एक सेक्शन में इन डेप्थ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो सारे जनरल रूल्स जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं वो सब यहां पे हमें वापस वही अप्लाई करना है, बस डिटेलिंग करनी है। टर्म्स चेंज होते चले जाएंगे, चीज वही है, बार बार वही पढ़ना है, वही इक्विलिब्रियम बनेगा, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसके नाम बदलते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो
जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब ये नाम कैसे आया है, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाम तो इसी से आया है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करते हैं? ड्यू टू चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट कंडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज होते हैं, इसलिए आपके जो वायर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन का काम करते हैं। दूसरा, हमें तो चार्ज चाहिए तो चार्ज आयंस के फॉर्म में भी आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो सब्सटेंसेस जो आयंस में ब्रेक हो जाए, जो आयंस में ब्रेक हो जाए, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में जो आयंस में ब्रेक हो जाए, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जो टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। जैसे PCl5 टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है? टूटना इंपॉर्टेंट नहीं है, टूटे किसमें? आयंस में, चार्ज प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड दोज व्हिच डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आयंस में नहीं टूटेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ऑब्वियसली अगर चार्ज में, आयंस में टूट रहा है मतलब चार्ज का फ्लो होगा, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स आयंस में टूटते हैं या नहीं? टूटते हैं। बेसिस, दे ब्रेक इनटू आयंस। तो एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस में ना टूटे, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ज्यादातर इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, कोई भी तरह का, ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ भी ऐसा जो आयंस में ब्रेक ना करे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दो चीजों की बात की गई। अब बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, क्योंकि हमें आयंस का इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ऑब्वियसली आयंस में टूटना पड़ेगा। तो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कुछ खास मतलब नहीं है इस चैप्टर में। विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स के डिसोसिएशन के बारे में। एसिड्स बेस का रिएक्शन हो या एसिड बेस या सॉल्ट्स का टूटना हो, डिसोसिएशन रिएक्शंस, है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर लिखने में कुछ छूट जाए तो मैं PDF भेज दूंगी क्लास के बाद, ठीक है, या यही बैठ के लिख लेना क्लास के बाद। चलो, अब मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है AABB गिव्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब पानी में डिसॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद अगर मान लो इसके शुरू में X पार्टिकल्स है, मतलब मैंने AABB ये जो मॉलिक्यूल इसके X पार्टिकल्स पानी में डाले, किसी सॉल्वेंट में डाले, और पानी में जाने के बाद उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए Y। और अगर हमने रेशियो निकाला है ना, या X/Y निकाला, तो X/Y की वैल्यू अगर 1 आ गई, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बराबर है। यानी ये जो पार्टिकल है, ये जो कंपाउंड है, ये एक्चुअली टूटा है या नहीं है? नहीं है। मतलब ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर Y का नंबर जो है वो X से ज्यादा आ जाए, मतलब उसके जितने पार्टिकल्स डालने हैं वो टूट गया है। टूट गया मतलब आयंस बन गए, है ना। इसके 100 पार्टिकल डाले, इसके 100 पार्टिकल डाले, 100 पार्टिकल डाले, और ये मान लो 175 हो गए, मतलब क्या हुआ? ये टूट तो गया है। हो सकता है 100% नहीं टूटा है, क्योंकि अगर 100 से 200 होता तो मानते कि कम से कम 2-2 टुकड़े हुए, है ना। लेकिन 100 से 200 नहीं हुआ, 100 से 175 ही हुआ। तो हो सकता है कि 75 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो टूटे हैं 2-2 टुकड़े में, या हो सकता है कुछ और भी हो, कुछ और कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो ज्यादा टुकड़ों में टूट गया हो, लेकिन डिसोसिएशन तो हुआ है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुरू में और लास्ट में, डिसोल्यूशन के पहले और डिसोल्यूशन के बाद में बराबर है, तो
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो रेशियो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर का, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? y/x। हाँ, अल्फा कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन, पढ़ा हुआ है भाई? हाँ, आई वेंट ऑफ फैक्टर, लिक्विड सॉल्यूशंस में नहीं पढ़ा है क्या? आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, अच्छा सॉल्यूशन वाला दिमाग घर पे छोड़ गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर आई। यानी अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, और इक्वल टू 1 होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आई के टर्म्स में भी क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? एसोसिएशन का केस, उसको इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ा है ना एसोसिएशन का केस, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ आयंस में टूटना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयंस में टूट रहे हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो लगभग लगभग पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाए, है ना, जितना लिया है लगभग लगभग पूरा टूट जाए। 100 लिया है, 100 से 200 बन जाए, 100 से 190 भी बन जाए तो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो बहुत कम डिसोसिएट हुए, जो बहुत कम डिसोसिएट हुए वो क्या हो गए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, 100 में से 10-5 टूट गए, 15-20 टूट गए तो वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। 100 में से 70-80-90 टूट गए तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जो लगभग लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ये डिसोसिएट करते हैं, लगभग लगभग कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में क्या आएगा? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब लगभग लगभग पूरा टूट गया, है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया HX, ये टूट गया पूरी तरह से H+ और X- में, पूरी तरह से अगर टूट गया, अगर ये पूरी तरह से टूट गया तो क्या ये एरो बनाना ठीक है? पूरी तरह से अगर टूट गया तो ये एरो बनाना ठीक नहीं है ना। पूरी तरह से टूट गया ना, 100% डिसोसिएट हो गया तो ये ऐसा नहीं बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे। जैसे अगर पूरी तरह से टूटना है ना तो अपन ऐसे बनाते हैं इसको। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कायदे से पहले तो ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा 90% ही टूटा, मतलब कुछ तो बैक जा रहा है, तो अपन ऐसे बनाते हैं। ये क्या सिंबल दिखा रहा है कि मोस्टली तो ये फॉरवर्ड जा रहा है, बहुत थोड़ा सा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये क्या है? ऐसे केसेस में हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि लगभग लगभग 100% टूट गया, मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी। वी डोंट टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ओवर हियर, है ना। नहीं बेटा, जाएगा वापस, टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन ये है कि आयनाइजिंग सॉल्वेंट में वो आयंस के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब ये वो जुड़ेगा, भाई बहुत सारे HX बन गए, जुड़ा, वापस टूट गया, तो मोस्टली अगर उसको आपने पानी में डाला है तो वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्टेड ज्यादा रहेगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस इसका बहुत कम रहेगा, है ना। 90% इस फॉर्म में है, 2-5% इस फॉर्म में रहेगा। That depends on the strength of acid. उसी से तो एसिड का स्ट्रेंथ डिसाइड होता है, उसी से तो एसिड का स्ट्रेंथ, कितना H+ आयन, भाई समझना, HCl इसमें भी एक ही H है, HNO3 इसमें भी एक ही H है, दोनों में एक ही H है ना। दोनों अगर 100% टूटेंगे दोनों, मान लो मैं, समझना, 1 मोलर HNO3 ले लिया मैंने और 1 मोलर HCl ले लिया, सोच के देखना, अगर ये पूरी तरह से टूट जाएगा तो जितना H+ आयन यहां से आएगा उतना ही H+ आयन यहां से भी आएगा। एग्रीड और नॉट? दोनों से अगर बराबर H+ आयन आ रहा है तो दोनों का एसिड स्ट्रेंथ बराबर होना चाहिए। क्या 1 मोलर HNO3 और 1 मोलर HCl का स्ट्रेंथ बराबर होता है?
तो ऑब्वियसली बराबर क्यों नहीं है, कितना ये डिसोसिएट हो रहा है इस बेसिस पे। समझ में आई बात? तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नियरली 100% डिसोसिएट होता है। समझ में आई बात? इट डिसोसिएट्स नियरली 100%, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम है, पर उसमें भी थोड़ा भाई 80% है कि 85% है कि 90% है, कुछ डिफरेंस तो आया ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में, उस बेसिस पे उसका स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। समझ आई बात? तो खैर इन जनरल हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वी डोंट कंसिडर इक्विलिब्रियम, है ना। रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ज्यादा, रिवर्स में नहीं के बराबर हो रहा है, तो वी से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वहां इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। हम्म, हाँ बिल्कुल, कितना हो रहा है, तो इसीलिए तो एसिड्स के के वैल्यू वगैरह कांस्टेंट, हर एसिड्स के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के वैल्यू वगैरह दिया हुआ, अभी आते हैं, सब आएंगे धीरे धीरे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, मतलब आप क्या मानोगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो अब सोच के बताना कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अपन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो इक्विलिब्रियम, भाई आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए आयन चाहिए और साथ में इक्विलिब्रियम भी चाहिए। आयन चाहिए इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विलिब्रियम चाहिए इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्वॉल्वमेंट इस चैप्टर में नॉर्मल जब शुरू में सीखेंगे तो नहीं रहेगा, बाद में उस इक्विलिब्रियम में गड़बड़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे। नॉर्मल इक्विलिब्रियम के लिए तो नहीं, उसमें कुछ वेरिएशंस करने के लिए, कुछ डिस्टर्बेंस डालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, फिर उस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट पढ़ेंगे। यही करना है इस चैप्टर में टोटली आपको, ठीक है। तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको लेना क्या है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेना था, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो यहां क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जो लगभग लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस, या फिर सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स कौन से, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन से, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने। भाई एसिड और बेस दो कंपोनेंट है सॉल्ट के, तो कोई ऐसा सॉल्ट जिसका कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रांग हो, एसिड वाला कंपोनेंट या बेस वाला कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रांग हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लोगे। एसिड या बेस में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर स्ट्रांग है तो आप उसको क्या मान लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब दोनों ही कंपोनेंट्स वीक होंगे तब आप उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मानोगे, सॉल्ट के केस में, ठीक है ना। तो सॉल्ट में जैसे मैंने लिया NaCl, कैसे बना है, NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, NH4Cl, NH4OH और HCl, NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, Na2CO3, NaOH और H2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, Mg2s, MgOH ट्वाइस और H2s, H2s वीक एसिड, MgOH ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी सॉल्ट के दोनों कंपोनेंट्स वीक होंगे तो आप उसको मानोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या कोई सॉल्ट जिसका कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो उसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्लियर? डन,
ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आप बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में क्या आएगा, वो एसिड बेस या सॉल्ट जिनका डिसोसिएशन काफी कम हो, है ना, 5-10% डिसोसिएशन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली जब डिसोसिएशन कम होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड, है ना। तो ये इस तरह का, जैसे ये क्या है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है ना, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो वीक एसिड्स हो गए, वीक बेसेस हो गए, या कोई ऐसा सॉल्ट जिसका दोनों ही कंपोनेंट वीक हो, एसिड वाला भी और बेस वाला भी, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NH4Cn किससे बना, NH4OH HCN, दोनों वीक हैं। अमोनियम कार्बोनेट NH4OH H2CO3, दोनों ही क्या है, वीक है ना। तो ये सॉल्ट्स ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दिमाग में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड बेस सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो पूरी तरह से आयंस में टूटे वो स्ट्रॉन्ग, और जो बहुत कम टूटे वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऑब्वियसली हमको क्या पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में हमारे पास क्या है, वीक एसिड, वीक बेस। तो हम सबसे पढ़े आयोनाइजेशन पढ़ेंगे इन्हीं का, वीक एसिड या वीक बेस का आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखना होगा और उसका आयोनाइजेशन करना है। बढ़ जाएंगे। आयोनाइजेशन फॉर वीक एसिड, वीक बेस और वाटर, इन तीनों चीजों का आयोनाइजेशन करेंगे, है ना। पहले कोई एसिड ले लेते हैं एक वीक एसिड, है ना। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वीक एसिड। सपोज हमारे पास कोई एसिड है HZ, स्ट्रॉन्ग एसिड है सपोज। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, यानी यहां पे तो हम इक्विलिब्रियम की बात करने ही नहीं वाले हैं। तो हमने ले लिया कोई वीक एसिड HA जब टूटा तो वी गॉट H प्लस एंड A माइनस, एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। कोई दिक्कत भाई, एसिड है, कोई भी वीक एसिड है, वो टूटा H प्लस और A माइनस में, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्यों, क्योंकि वीक एसिड है। इस इक्विलिब्रियम को हम आयोनिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आयन इज इन इक्विलिब्रियम तो इट इज अ आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि दोनों साइड आयंस होने चाहिए, किसी एक साइड भी आयन होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। सो दिस इज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो किसी भी इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखे तो Kc क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। एग्रीड और नॉट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे HA से एक H प्लस और एक A माइनस बन रहा है, इसलिए कोई पावर्स नहीं आए हैं। यही तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैसी वाला टर्म हम पहचानते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है, इसीलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक नया नाम देते हैं, है वही चीज, बस इसको एक नया नाम दे दिया। क्या बोल दिया, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एक ही बात है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और उसका सिंबल क्या हो गया, Ka। एसिड के डिसोसिएशन का कांस्टेंट है,
इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज फॉर एसिड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज के। तो क्या कुछ नया पढ़ा हमने, वही तो पढ़ रहे थे, बस आयन का इक्विलिब्रियम है, एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, के। तो ऐसे ही नए नए टर्म्स आएंगे, होगा कोई एक इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होगा उसी को एक नया नाम दे देंगे, यही होने वाला है बस इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो सारे नियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लग रहे थे वो सब के पे भी लगेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर एक चीज का चेंज होगा तो दूसरी चीज का भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, के तो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज होता है। तो वैसे के वैल्यू भी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। खैर, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एक्चुअली बढ़ेगा नहीं, जितना ज्यादा होगा। भाई दो एसिड्स हैं, दो वीक एसिड्स हैं, HA और HB। HA के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा HA के लिए, तो HA के करस्पॉन्डिंग जो Ka होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होता है। हम बचपन से पढ़ते हैं, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, मतलब Ka वैल्यू भी उतनी ज्यादा। मतलब ये इसलिए बता रही हूं मैं कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली एसिड स्ट्रेंथ ना पूछ करके कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा वीकर एसिड है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का डेटा ना दे करके आपसे Ka वैल्यू दिया होता है कि भाई 4 एसिड है, 4 एसिड का Ka वैल्यू ये है, उसके बेसिस पे आपको एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि एसिड स्ट्रेंथ Ka वैल्यू से डायरेक्टली रिलेट होता है या इनवर्सली रिलेट होता है। H प्लस और Ka क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं। यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी Ka वैल्यू उतना ज्यादा होगा, मतलब एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। K does not depend on initial concentration of acid, it depends only on equilibrium concentration। K पे क्या है, सिर्फ इक्विलिब्रियम। भाई शुरू में आपने क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया एसिड का, उससे क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम स्टेप। यहाँ पे जो वैल्यूज रखे हो आपने कंसेंट्रेशन का, वो कौन सी वैल्यूज रखी है, इक्विलिब्रियम वाली रखी है ना। शुरू में आप 5 मोलर कंसेंट्रेशन से शुरू कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो K के एक्सप्रेशन में जो कंसेंट्रेशन है वो कौन से हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है। और टेम्परेचर चेंज करने पे Ka वैल्यू क्या होगी, चेंज। Ka क्या समझना, ये एक कांस्टेंट है। तो किसी भी एसिड के लिए ये कांस्टेंट है, किसी भी एसिड के एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के लिए कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो Ka क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो Ka डेटा दिया होता है मोस्टली, भाई कांस्टेंट है तो उसकी कुछ वैल्यू तो होगी फिक्स, तो वहां पे कुछ कंडीशंस फिक्स करके वो वैल्यू देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मोस्टली जो टेबल आपको मिलेंगे वो रूम टेम्परेचर पे दिए होते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होंगे तो वो लिख दिया जाएगा, नहीं लिखा है मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो Ka क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर चेंज करोगे तो Ka की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है ना। तो K इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके लिए, एसिड के डिसोसिएशन का कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, Ka। आपके पास 4 एसिड्स दिए हैं, चारों एसिड के Ka वैल्यू दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको ये आइडिया है कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। अगर नहीं आइडिया है तो इस हलवा क्वेश्चन का भी कुछ नहीं किया जा सकता है। बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, HNO2, फिर HF, फिर CH3COH एंड वीकेस्ट एसिड इज HCN। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको Ka वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, अब बेस की बात करें, ये तो एसिड का कांस्टेंट हो गया Ka। नाउ टॉकिंग अबाउट बेस, हमारे पास कोई बेस है MOH, ये वीक बेस है। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, है ना। तो मान लो ये कोई मेटल है जिसके करस्पॉन्डिंग जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, मतलब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मेटल नहीं है। सीधी सी बात ये तो हुई, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेटल नहीं है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल के बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना।
तो मान लो ये कोई दूसरा मेटल है जिसका वेग क्या है, वीक बेस है। अब ये डिसोसिएट होगा तो M+ और OH-, अगेन वीक बेस है इसलिए इसका कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, M+ इंटू OH- अपॉन MOH। क्योंकि बेस का डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दैट इज Kb। Kb यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ बेस, सो दिस इज कॉल्ड एज Kb। ठीक है, जितना ज्यादा OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा Kb वैल्यू ज्यादा होगी, यानी Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ एंड Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा Ka होगा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, जितना ज्यादा Kb होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए Ka और Kb, पर एक्चुअली ये नए नहीं है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, किसी को ध्यान है क्या? हाँ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए दिया गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्या कहता है कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, उसकी डिसोसिएशन काफी कम होती है ना, काफी कम होती है। जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे, उसका डाइल्यूशन करने पे उसका डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। डाइल्यूट करने पे वो क्या होता है, ज्यादा डिसोसिएट होता है ना। जैसे मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, डिकोड करो जरा, 1 मोलर का क्या मतलब हुआ, कितने में कितना डाला, 1 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब क्या हुआ कि वो डिसोसिएट हो रहा है, मान लो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 10%, है ना, यानी 1 मोल में से 0.1 मोल ही सिर्फ डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, 0.1। ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया, उस सॉल्यूशन में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1/2 मोलर। भाई 1 मोल था 1 लीटर में, अब पानी 1 लीटर डाल दिया तो 1 मोल हो गया 2 लीटर में, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0.5 मोलर। तो आपने जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो पहले जहां वो 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा था, अब हो सकता है 1 मोल में से 0.15 मोल या 2 मोल 0.2 मोल डिसोसिएट हो जाए, यानी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 10 में से 1 मॉलिक्यूल टूट रहा था, हो सकता है 10 में से 2 मॉलिक्यूल टूट जाए। समझ में आई बात, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। Degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of dilution. Is directly proportional to square root of dilution or inversely proportional to square root of concentration. मैंने बोला डाइल्यूट होने पे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जब आपने उसको 2 लीटर कर दिया कंसंट्रेशन, मतलब पानी 2 लीटर डाल दिया, 1 लीटर से क्या किया, अब 2 लीटर कर दिया, तो अब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स। समझ में आई बात, क्लियर। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। Alpha is the symbol for degree of dissociation, is directly proportional to root of V or inversely proportional to 1/√C। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर से 2 लीटर करोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो जितने टाइम्स आप, यानी अगर आपको अल्फा डबल करना है तो वॉल्यूम कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन अगर अल्फा बढ़ाना है तो वॉल्यूम कितने टाइम्स करना पड़ेगा, √2 टाइम्स अल्फा बढ़ेगा वॉल्यूम के।
हाँ भाई अभी निकालते, कह देने से थोड़ी मान लोगे, इसको अभी डिराइव करेंगे। ओसवाल साहब कह देंगे तो थोड़ी कोई मान लेगा कि भाई मैं कह रहा हूं मान लो। देखते हैं कैसे आया ये। ठीक है, चलो अब हमारे पास कोई वीक एसिड है एच, ये डिसोसिएट हुआ H प्लस और A माइनस में, टूट गया। शुरू में मान लिया इसका 1 मोल लिया था, ये शुरू में 0 था, ये भी 0 था। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक में से कितना टूटा। तो शुरू में ये 1 होगा तो ये 1 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 5 मोल लिया होता तो क्या होता, 5 माइनस 5 अल्फा। ये सब हमने सीखा है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आगे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये मोल्स आए, है ना। आपको क्या रखना होता है केसी केपी के इक्वेशन में, केसी वाले एक्सप्रेशन में, कंसंट्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा बाई वी, ये अल्फा बाई वी और ये अल्फा बाई वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब के का एक्सप्रेशन लिखो, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए, लिखो अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं वो तो है ही, इस चैप्टर की पूरी कह लो मुश्किल बात जो है वो ये है कि आपको अप्रोक्सीमेशन सही से लेने आने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन, सारी ब्यूटी इस चैप्टर की इन अप्रोक्सीमेशंस, कहां पे आप चीजों को इग्नोर कर सकते हो और कहां पे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस। अल्फा जब बहुत कम होगा तो 1 माइनस अल्फा को हम क्या मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन एज 1, ठीक है ना। खैर सारे टर्म्स कट होने के बाद अभी तो फिलहाल ये आया, अब इसमें से 1 माइनस अल्फा को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई वी, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई वी। तो के क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई वी। अब क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, के इंटू वी। तो अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के इंटू वी। के क्या है, कांस्टेंट, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी, हेंस प्रूव्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है ना। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी। भाई बार बार यही तो करते हैं पूरे चैप्टर में, बस कभी सोचा नहीं कि यही ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, पूरे चैप्टर में करना ही यही है सर। अल्फा इज रूट ऑफ के ए इंटू वी। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अल्फा बढ़ेगा, कितने टाइम्स, रूट ऑफ वी टाइम्स। अब इसी को कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी देख लेते हैं, सेम यही चीज जो हमने वॉल्यूम के टर्म्स में देखा। भाई ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी है और वॉल्यूम के टर्म्स में भी है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी, कंसंट्रेशन के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी। तो अब एक बार कंसंट्रेशन के टर्म्स में देख लें, ठीक है। सेम यही एसिड, इसको डिसोसिएट करा है, अब कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। शुरू में इसका कंसंट्रेशन सी, ये 0 0, एट इक्विलिब्रियम C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। के क्या हो जाएगा,
सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अगेन 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 ले लेंगे, सी से सी कैंसिल, तो के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाई सी। तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी। आ गया, यही है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी। अब एक आध क्वेश्चन कर लें इस पे। चलिए क्वेश्चन करिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर CH3COOH आपको दे रखा है 298 केल्विन पे। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, के ए की वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड मतलब ये के ए की वैल्यू दे रखी है 298 केल्विन पे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और H प्लस आयन H3O प्लस कंसेंट्रेशन मतलब एक्चुअली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। HA जब वैसे डिसोसिएट होता है, पानी में डाल के डिसोसिएट होगा, तो H प्लस कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H3O प्लस। तो H3O प्लस कंसेंट्रेशन पूछे या H प्लस कंसेंट्रेशन पूछे, एक ही बात है। इन इट है ना, इस 0.1 मोल इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ये क्या दिया है, HA का कॉन्सेंट्रेशन, HA जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 मोलर है और उसकी के वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको अल्फा निकालना है और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये रूट की वैल्यू भी दे रखी है। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में बोलूंगी मत लिखो, है ना, एक बार उसको लेके आप लिख के पूरा स्टेप्स बढ़िए आगे जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाद में जब बताएंगे कि कहाँ नहीं करना है ऐसा, ये भी क्लियर, हर जगह आंख बंद करके ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप पूरे स्टेप वाइज करिए इसको, 2 4 5 बार करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। अल्फा कितना आया, अल्फा 1.3 इंटू 10⁻² ही आया। यही है, निकल रहा है, निकालिए। भाई तुमने ये क्वेश्चन लिखा सबसे पहले, लिखा या नहीं लिखा, इन इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन। हाँ
और क्या, CH3COH का ही तो पूछ रहा है अल्फा, तो उसी का तो देगा कंसेंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला काम यही है इक्वेशन लिखना। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया C, तो ये 0 0, बाद में C की वैल्यू लिख देंगे, C माइनस अल्फा, C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, इतना तो लिखना पड़ेगा। फिर K क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा नियरली 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KA बाई C। अल्फा इज रूट ऑफ KA बाई C। K की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी है, और उसका रूट निकाल के भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 2, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अब ये तो आ गया आपका अल्फा। आपसे पूछ क्या रहा है अगला पार्ट, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब C अल्फा। अल्फा आपने निकाल लिया है, C की वैल्यू आपको दी हुई है, बस आ गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो एसिड है एक्चुअली CH3C, मतलब मान लो कोई एसिड है HA, ये डिसोसिएट होकर के H प्लस और A माइनस दे रहा, किसमें, इन सम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, यानी पानी भी तो है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये टूटेगा तो A माइनस बनाएगा, और H प्लस H2O के साथ क्या बना लेगा, H3O प्लस। समझ आई बात? तो जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में प्रेजेंट है। जितना भी H प्लस आएगा उतना वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना लेगा। तो क्वेश्चन में H3O प्लस कंसेंट्रेशन पूछे या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछे, एक ही बात है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना है। क्या है, C अल्फा था 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, बस खत्म। ठीक है, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अगर उसका K भी दिया हुआ है और कुछ रूट में वैल्यू भी दी हुई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, पर OH माइनस आपको K भी निकालना है ना, और दिया है वहां पे बेस क्या, अमोनिया। अभी पीएच निकालने को तो बोला ही नहीं है, अभी अल्फा ही निकालने को बोला है, और आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रहा है। सीधे निकालो, रूट KB इंटू C। मेरा सवाल यह है कि आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और बेस लिया है अमोनिया, OH माइनस आएगा कैसे? हाँ कैसे, वही तो पूछ रही हूँ। पानी से, अमोनिया को पानी में डालोगे ना भाई, अमोनिया ऐसे तो टूट नहीं रहा है, पानी में डालोगे तो ये NH4OH मान लो, या फिर अमोनिया इससे H प्लस खींच लेगा, तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो इक्वेशन तो हमारा वही है। ठीक है, ये C है, ये तो एक्सेस में, इसको लेना नहीं है। ये C माइनस अल्फा, सॉरी C माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, सीधे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। ठीक है ना, तो सारी चीजें वही रहेंगी। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब C अल्फा चाहिए। ठीक है, अल्फा क्या है, रूट ऑफ KB बाई C। जैसे वहां Ka बाई C था, यहां पे क्या होगा, KB बाई C। C की अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा निकालना नहीं है, मत निकालो, रूट KB बाई C करो इंटू C, या रूट KB C सीधे कर लो, रूट KB इंटू C कर लो सीधे, कितना आ जाएगा यही 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 आएगा। ठीक है, KB तो 1.76 ही है, नो डाउट, रूट में 176 दिया है, तो निकालो। कोई अटक रहा है क्या कहीं, सही तो है भाई, ये KB 1.76 और C मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में गड़बड़ मत करो भाई, आप समझना, ये रूट KB बाई C है और साथ में इसको इंटू C करना है, तो रूट ऑफ KB इंटू C करना है। ठीक है, रूट ऑफ KB इंटू C करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीबेसिक एसिड,
कोई पॉलीबेसिक एसिड है, पॉलीबेसिक एसिड मतलब कोई एसिड जिसमें एक से ज्यादा H प्लस निकल रहा हो उसको बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड। कोई बेस जो एक से ज्यादा OH माइनस निकाल रहा हो उसको पॉलीएसिडिक बेस। ठीक है, HCl, HCN ये सब क्या है, मोनोबेसिक है ना, H2SO4 डाइबेसिक है ना, H3PO4 ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक की बात तो हमने कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीबेसिक, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक की बात करने जा रहे हैं, है ना, जो एक से ज्यादा H प्लस या एक से ज्यादा OH माइनस आयन निकाल रहा हो। चाहिए ठीक है ना, एक से ज्यादा H प्लस या एक से ज्यादा OH माइनस निकाल रहा हो उसकी बात कर रहे हैं। तो H3PO4 डिसोसिएट होगा तो H प्लस और H2PO4 माइनस। ठीक है, अच्छा H3PO4 को जनरली क्या मानते हैं, वीक या स्ट्रॉन्ग, वीक है ना, जनरली वीक है। ठीक है, तो H3PO4 से क्या बनेगा, H प्लस और H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस से H प्लस फिर निकलेगा और फिर HPO4 2 माइनस से फिर से एक H प्लस निकलेगा। तो एक एक करके 3 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ और तीनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, नो डाउट तीनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, तीनों के Ka वैल्यूज दे दिए हैं, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, है ना। तो ये तीनों क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, Ka1 Ka2 Ka3 तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अब पूछा जाए Ka1 Ka2 और Ka3 में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, which will have higher value, Ka1 Ka2 और Ka3? Ka2 ज्यादा होगा, ज्यादा Ka2 कैसे हो सकता है, या तो Ka1 ज्यादा होगा या Ka3 ज्यादा होगा, बीच वाला कैसे ज्यादा होगा, Ka3 ज्यादा होगा। तो अगला सवाल क्यों या कैसे, क्या सोच के बोला, हाँ बोलो भाई। हर स्टेप में समझना, H3PO4 से टूट के एक H प्लस निकलना और ये बनना, ये Ka1 है, उसके बाद ये टूट रहा है और फिर से H प्लस और HPO4 2 माइनस और फिर ये, हाँ तुम बोलो कौन सा ज्यादा होगा, Ka3 ज्यादा होगा। तुम्हारा भी Ka3, तुम्हारा भी Ka3, कुछ पसंद नहीं आ रहा, तीनों में से कुछ भी नहीं। रिलेटिवली कौन सा सबसे ज्यादा होगा, Ka3 ज्यादा होगा। बोलो मृदुल तुम भी बोलो, Ka1 ज्यादा होगा। भाई भीड़ से अलग जा रहे हो तो रीजन बताओ, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है ऐसा हाँ अच्छा चलो, K1 K2 K3 को छोड़ दो। अब पूछ रही हूं मैं सीधा सवाल कि H3PO4 से एक H प्लस निकलना आसान होगा या HPO4 2 माइनस से H प्लस निकलना आसान होगा, इससे H प्लस निकलना आसान होगा, आसान यहां से होगा ना, ये ज्यादा आसानी से H प्लस निकालेगा, इसके लिए H प्लस निकलना क्या होगा, मुश्किल, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दो नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या ये H प्लस और निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो H प्लस निकालना कहां से आसान है, यानी अगर पूछा अच्छा ये एसिड है कि नहीं है, ये भी एसिड है, अभी भी H प्लस निकल रहा है, अभी भी H प्लस निकल रहा है, तीनों एसिड्स हैं। तो अगर तीनों को अलग अलग एसिड मान लो, ये एक अलग एसिड है, ये अलग एसिड है, ये अलग एसिड है भी, वैसे भी तीनों अलग अलग एसिड, तो कौन सा ज्यादा आसानी से H प्लस निकाल रहा है, पहले वाला। ये ज्यादा आसानी से H प्लस निकाल रहा है, मतलब K1 ज्यादा होगी। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी K वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है ना भाई। ये ज्यादा आसानी से निकाल रहा है यानी इसके प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यानी K वैल्यू ज्यादा। समझ आई बात, यानी पॉलीएसिडिक पॉलीबेसिक एसिड्स या पॉलीएसिडिक बेस के लिए जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। समझ में आई बात। तो K1 will always be greater than Ka2 and that will be greater than Ka3। हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे K वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, नेट Ka अगर मैं पूछूं, इन तीनों रिएक्शंस को मैंने जोड़ दिया है ना, ये तीनों रिएक्शंस जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4 gives, ठीक है, 3H प्लस प्लस PO3 PO4 3 माइनस। तो नेट Ka वैल्यू क्या हो जाएगी,
अगर रिएक्शंस ऐड होते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। समझ में आई बात? नेट K क्या हो जाएगा? Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। लेकिन मैम थर्ड में तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। कैसे? एक H है और एक यूज तो निकालना है। हाँ तो निकालने चाहिए। क्यों निकाल देगा? एक है ना, तो यहाँ पे 2 है तो ज्यादा निकाल देगा या कम निकाल देगा? भाई हर स्टेप में कुछ भी है, निकल तो क्या रहा है? एक ही रहा है ना। इस स्टेप हमने K1 डिफाइन किया, मतलब एक ही निकालना ही, एक से ज्यादा निकालना ही नहीं है। K1 डिफाइन किया है मतलब एक ही निकालना है, ज्यादा तो निकालना ही नहीं है। समझ में आई बात? K2 डिफाइन करना है मतलब अगेन एक ही निकालना है, दूसरा वाला। पहला निकलना हमेशा आसान होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम से, नॉर्मल सी बात है भाई, न्यूट्रल स्पीशीज से एक H+ निकाल रहे हो, नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब उससे एक पॉजिटिव स्पीशीज निकाल करके उसको और नेगेटिव बनना आसान थोड़ी होगा, बहुत मुश्किल होगा। कोई भी चीज न्यूट्रल होनी चाहती है रेदर देन गेटिंग चार्ज्ड, ठीक है ना। तो चार्ज से और ज्यादा चार्ज क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होगा। उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो H+ को और तेज अपनी तरफ खींचेगा रेदर देन लूजिंग इट। तो जैसे जैसे एक एक H+ निकलता जाएगा, अगले का निकलना क्या होगा? मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो Ka1, Ka2, Ka3 में Ka1 हमेशा ज्यादा होगा और नेट Ka जो होगा तीनों का प्रोडक्ट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीएसिडिक बेस सेम उसी तरीके से है ना। जैसे जैसे 3 स्टेप में AlOH थ्राइस 3 स्टेप में होगा, तीनों के Kb वैल्यू दे दिए, कौन सा सबसे ज्यादा होगा? Kb1 ऑब्वियसली ज्यादा होगा। पहला OH- निकलना आसान होगा, दूसरा मुश्किल, तीसरा और भी मुश्किल। और नेट Kb क्या हो जाएगा? Kb1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, जैसे एसिड के लिए किया गया था वैसे बेस के लिए भी कर लेंगे, है ना। नेट Kb Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 हो जाएगा। Kb1 will be always be greater than Kb2 and that will be greater than Kb3. एक एक चीज धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ आपको कोई ऐसा हेडिंग डाल करके उसके डेप्थ में नहीं जा रहे। पहले एक बेसिक बात सीख रहे हैं, एक्सप्रेशंस बनाना सीख रहे हैं, है ना। धीरे धीरे जाएंगे, पीएच तक चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच के पीएच तक आप। ठीक है, तो एक जनरल बात है हमने सीखी क्या? इक्वेशंस बनाना सीखा। और एक से ज्यादा H+ है OH- है तो किसका कौन सा स्टेप जो है आसान होगा सबसे, अकॉर्डिंगली उसका K या Kb वैल्यू। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ने एसिड की बात करी, एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फिर बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब तीसरी बात है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और द सेम इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों बोलते हैं इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? अभी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर को हम तोड़ रहे हैं, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन। वाटर खुद ही दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। तो खैर एक H+ टूटे, एक पानी टूटेगा H+ OH- में, और वो H+ को ये H2O ले लेगा, तो यू गेट H3O+ एंड OH-। आप डायरेक्टली चाहे तो H2O गिव्स H+ OH- लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka क्या हो जाएगा? H3O+ इंटू OH- अपॉन H2O का स्क्वायर, ठीक है क्या? अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में H2O के कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं। कोई भी रिएक्शन जब पूरा पानी में होता है, हर तरफ पानी ही पानी है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, यानी उसके कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करने से रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद आया क्या? है ना। अगर एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट। तो दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट विल मेक अ न्यू कांस्टेंट। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया कांस्टेंट ही तो आ जाएगा। उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं हम क्या? Kw।
ये जो कांस्टेंट है इसको एक नया नाम दे दिया, क्या, Kw। तो Kw क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Kw इज अ कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये भी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों कह रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के जो आयंस हैं उन्हीं का तो प्रोडक्ट है ये, H प्लस इंटू OH माइनस, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज Kw। क्यों, वाटर का कंसंट्रेशन बताते हैं भाई, क्या बात कर रहा है। 1 मोल पानी में 3 लीटर पानी। 1 मोल पानी में 3 लीटर पानी है, सही है। 1 मोल पानी, 1 लीटर पानी में पानी कितना है, 1 मोल। 1 लीटर पानी में 1 मोल कैसे है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी को नहीं पता, 55.55 कैसे होता है, याद तो है, ये तो याद किया हुआ क्वेश्चन है ये तो, है ना। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी मतलब 55.55 मोल्स, तो 55.55 अपॉन 1 लीटर, सो इट विल 55.55 मोलर। ठीक है, तो Kw इज H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे, सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक Kw भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो Kw भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। पानी के डिसोसिएशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको Kw बोलते हैं, है ना। अगर सीधे सीधे सोचो तो हमारा इक्वेशन आना चाहिए H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। H2O का तो हम यूनिटी मानते हैं, तो सीधा आ गया H प्लस इंटू OH माइनस, इसीलिए इसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डन, चलिए। एट 25 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, मैंने बोला क्या क्या, Kw क्या है, या कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पर कांस्टेंट है। पानी की अगर बात करें तो पानी का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसोसिएशन फिक्स है। पानी समझना, एसिड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो। कोई एसिड लिया हमने, वीक एसिड, वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा है H प्लस इंटू A माइनस। अब मैंने एसिड HA के लिए Ka की वैल्यू कांस्टेंट नहीं बोली है, मतलब उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताई, कांस्टेंट तो है फॉर अ पर्टिकुलर एसिड, क्योंकि हर बार एसिड में ये A वाला पार्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब ये A डिफाइन कर दूंगी मैं तो उसका Ka भी डिफाइन हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्योंकि मैंने A डिफाइन कर दिया कि ये वाला एसिड, तो उसका Ka भी फिक्स हो गया पर्टिकुलर टेम्परेचर। पानी के केस में तो H2O फिक्स ही है, पानी का एक ही फॉर्मूला है H2O, कोई ऐसा तो है नहीं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका जो Kw होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो पाया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw क्या है, 10 टू द पावर माइनस 14। 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू आती है 10 पावर माइनस 14। ये फिक्स है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक Kw की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। अब 63 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू आ रही 10 पावर माइनस 10, सॉरी 10 पावर माइनस 13। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw बढ़ रहा है या घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw की वैल्यू बढ़ रही है ना, 10 पावर माइनस 14 से 10 पावर माइनस 13। अब इस बेसिस पे ये बताओ कि वाटर का जो डिसोसिएशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा है ना हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में, के वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है,
एक तो एक्सप्रेशन सीखा था, एक्सप्रेशन नहीं भी आता तो मैंने बोला था एक्सप्रेशन हो सकता है हम भूल भी जाए, भाई जो फैक्ट है वो है, हो सकता है एक्सप्रेशन हम भूल भी जाए, तो आपको तरीका बताया था ना एक्सो एंडो कैसे बताना है। भाई हमारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स डी प्लस हीट, सपोज एक्सो है या एंडो? ये तो एक्सो है, ये तो एक्सो है, और हमने लिया एक्स प्लस हीट गिव्स जेड, ये क्या है? एंडो। क्लियरली दिख रहा है? अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा? Z अपॉन एक्स का कॉन्सेंट्रेशन। अब सोचो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ, मतलब कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन उधर होगा जिधर वो चीज क्या हो? कंज्यूम हो जाए। यही तो कहता है ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो Z की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। Z की वैल्यू बढ़ेगी और X की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, यानी K क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां K क्या होगा? D अपॉन A इंटू बी, यही होने वाला है। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा यानी डी कम होगा, ए और बी क्या होगा? बढ़ेगा। डी कम होगा, ए और बी बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन कैसा हुआ? मतलब के क्या होगा? घटेगा। के घटेगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू कम होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। सोच के भी देखो, पानी के केस में तो हमें पता ही ना, गर्म करोगे तो ही टूटेगा, ठंडा करने पर थोड़ी पानी टूटेगा। ठीक है ना? तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी के वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू घट जाएगी। तो खैर 25 डिग्री सेल्सियस पे KW दिख लिया हमने, 63 डिग्री सेल्सियस पे 11 डिग्री सेल्सियस यानी 25 से कम हुआ तो KW की वैल्यू भी क्या हुई? कम हो गई। कम हुई ना, इससे कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की वैल्यू भी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी KW जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, KW टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक बार फील करने की जरूरत है। KW फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। पानी में एसिड डाल दिया, पानी में बेस डाल दिया, या पानी में ऐसे ही ले लिया, अगर उस सॉल्यूशन का KW निकालोगे तो वो हमेशा 10⁻⁻14 ही आएगा जब तक टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। एग्रीड और नॉट? KW की वैल्यू क्या था? H प्लस इंटू OH माइनस, है ना? अब दिमाग में बच्चों के ये आता है कि भाई आपने एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया ना, और KW क्या था? H प्लस इंटू OH माइनस। तो अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो KW बढ़ना चाहिए, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो भी KW बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं KW की अगर बात करूं तो चाहे टेम्परेचर, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, KW तो 10⁻⁻14 ही आएगा हमेशा। कैसे? न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? H प्लस और OH माइनस बराबर, यही तो मतलब होता है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है, न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें H प्लस और OH माइनस आयन सॉल्यूशन बराबर हो। H प्लस आयन और OH माइनस आयन सॉल्यूशन बराबर है ना? और एसिडिक का क्या मतलब हुआ? H प्लस OH माइनस से ज्यादा। बेस का क्या मतलब हुआ? OH माइनस H प्लस से ज्यादा। ठीक है, यानी अगर पानी का रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर है, मान लिया X, तो KW क्या आ जाएगा? X स्क्वायर। KW क्या आ जाएगा? X स्क्वायर। तो हमको पता चल जाएगा कि न्यूट्रल वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? कितना होता है? 10⁻⁷। अच्छा एक बात और बताओ, बचपन से आपने pH स्केल के बारे में पढ़ा हुआ है? पढ़ा है? सबने पढ़ा है? बोलते हैं पानी का pH कितना होता है? 7। न्यूट्रल वाटर का pH कितना होता है? 7। या न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7। कैसे आया ये? न्यूट्रल, अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो हम बोलते हैं उसका pH 7 होता है। यही तो पढ़ते हैं, pH 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं ना।
तो pH 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे आता है? 7 क्यों आता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH? न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, रूम टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है मतलब उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर होगा। एग्रीड? H प्लस और OH माइनस बराबर होगा। पानी का Kw तो फिक्स है रूम टेम्परेचर पे 10⁻14, तो H प्लस और OH माइनस बराबर है, यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 10⁻7। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 10⁻7। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी माइनस लॉग ऑफ 10⁻7 कितना आ जाएगा? 7। तभी किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7। समझ आ गई बात? बचपन से हमने स्केल याद कर रखा है 7, पर वो 7 वैल्यू कहां से आई? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे Kw 10⁻14 है और H प्लस OH माइनस बराबर है, तो 10⁻7 H प्लस और 10⁻7 OH माइनस, तभी तो वो क्या है? न्यूट्रल है। समझ में आई बात? इसीलिए pH कितना आया? 10⁻7 का माइनस लॉग यानी कि 7। ठीक, अब अगर हमने सॉल्यूशन ले लिया एसिडिक, सपोज, है ना, सॉल्यूशन हमने ले लिया एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्यूशन लोगे, ध्यान सुनना, H प्लस आयन डालोगे, तो H प्लस आयन जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? OH माइनस आयन को खाएगा या नहीं खाएगा? कम करेगा। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। क्लियर? जैसे ही आप सॉल्यूशन एसिडिक करोगे तो H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस क्या होगा? घटेगा। नेट प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस विल रिमेन सेम, कितना? 10⁻14। समझ में आई बात? तो Kw तो हमेशा क्या आएगा? 10⁻14 ही आएगा। H प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है या घट सकता है, उस हिसाब से pH चेंज हो जाएगा, क्योंकि pH क्या बताता है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सॉल्यूशन में एसिड डालोगे या बेस डालोगे, आपने सॉल्यूशन में बेस डालो, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो OH माइनस डालोगे तो क्या होगा? वो जाके H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो H प्लस घटेगा, OH बढ़ रहा है, प्रोडक्ट विल अगेन रिमेन सेम, कितना? 10⁻14। मतलब हमें यह याद रहता है कि Kw ये होता है, दिमाग में क्या चलता है कि एसिड डाला यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो भाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा भी, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो या न्यूट्रल हो, है ना, Kw इज ऑलवेज 10⁻14 जब तक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। यह ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का क्लॉज है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kw भी चेंज होगा, जब तक टेम्परेचर वही रहेगा Kw वही रहेगा। ठीक है ना? तो अलग अलग सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा वही रहेगा 10⁻14 एट रूम टेम्परेचर। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक, बस आज इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी बेसिक, आज बहुत बेसिक बात करी हमने, बस डिसोसिएशन सीखा है। अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, कब डायरेक्टली वो रूट ऑफ K/C या रूट KB/C अल्फा के लिए डायरेक्टली कब नहीं लगा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में, ये सारी बातें धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ठीक है?